नियुक्तिकरण वाले चैप्टर की रिवीजन को करते करते भर्ती के बाह्य स्रोतों तक पहुंच चुके हैं। अगर पिछले वाले टॉपिक्स को ना देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियोस का लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। भर्ती के बाह्य स्रोत डिस्कस करते हैं। बाह्य मतलब संगठन के बाहर से अगर रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है तो उसे भर्ती के बाह्य स्रोतों का नाम दिया जाता है। बहुत सारे भर्ती के बाह्य स्रोत होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष भर्ती। क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष भर्ती। देखिए, प्रत्यक्ष भर्ती में क्या होता है, आमतौर पर जो भी फैक्ट्री गेट होता है या फैक्ट्री ऑफिस एरिया होता है, वहां पर नोटिस बोर्ड पर यह सूचना लगा दी जाती है, जहां पर कि आते जाते लोग भी उस सूचना को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जो भी लोग नौकरी करने के इच्छुक हों वो एक निश्चित तिथि को आकर, या कई बार तो वॉक इन इंटरव्यू भी होता है, तो एक निश्चित तिथि को आकर वहां पर कंपनी में जो निश्चित अधिकारी है उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर वो एलिजिबल होते हैं तो उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है रिक्वायर्ड सेल्समैन, आवश्यकता है कुशल कारीगर की। इस तरह की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाती हैं, जिनको कि पढ़ के अगर कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि वो सेल्समैन का काम अच्छे से कर सकता है तो वो अंदर जाके बात कर सकता है, इंटरव्यू दे सकता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। आमतौर पर जो आकस्मिक पद होते हैं, आकस्मिक पद होने का मतलब अनसर्टनली एकदम से अचानक से कुछ रिक्वायरमेंट्स आई हैं, कोई सेल्स की डिमांड आ गई है, कोई प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसके लिए कुछ मज़दूरों की आवश्यकता है, कुछ काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्रत्यक्ष भर्ती का प्रयोग जैसे संगठन में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं संगठन में? 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और परिचालन स्तर। तो जो भर्ती का बाह्य स्रोत, जो हम प्रत्यक्ष भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, ये आमतौर पर परिचालन स्तर पर जो प्रबंधक हैं या जो निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस तरह के पदों को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं? अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत बहुत ज्यादा अनट्रेंड, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वाले कर्मचारी नहीं चाहिए, अनट्रेंड भी चलेंगे, आधे अधूरे ट्रेंड भी चलेंगे, अगर ऐसे कर्मचारियों की, ऐसे लोगों की आवश्यकता है तो वहां पर हम प्रत्यक्ष भर्ती का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती का दूसरा नाम बदली कर्मचारी भी होता है। अगर मैं अपनी बात को करेक्ट करूं तो शायद ये कहना उचित होगा कि परिचालन स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनके नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं, और उन कर्मचारियों में भी जो अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारियों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो शायद हम प्रत्यक्ष भर्ती से भर सकते हैं। तो ये कहना शायद और ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो प्रत्यक्ष भर्ती का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आकस्मिक पदों के लिए, अप्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों के लिए, और यह हमारी भर्ती की बहुत ही सस्ती विधि है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर कर्मचारी हमें मिल भी जाते हैं। और हम प्रत्यक्ष भर्ती का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमारे ऊपर काम का दबाव ज़्यादा होता है और जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं, या तो वो उपलब्ध नहीं हैं, या किसी कारणवश वो कम पड़ रहे हैं, या फिर वो छुट्टी पर गए हुए हैं। और इन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है बदली कर्मचारी। बहुत बार आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बदली कर्मचारी क्या होते हैं। वे कर्मचारी जो कि प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से रखे जा सकते हैं। आमतौर पर प्रशिक्षित और अर्धकुशल कर्मचारियों को हम बदली कर्मचारी के नाम से जानते हैं, जिन्हें कि दिहाड़ी पर रखा जाता है, डेली वेजेस पर। दिहाड़ी का मतलब डेली शाम को काम खत्म हुआ और उस आधार पर, डेली वेजेस के आधार पर उनको वेतन का भुगतान किया जाए। जैसे मैंने यहाँ पर एक बोर्ड बना रखा है कि नौकरियां, ऐसे टेलर के लिए लिखा होता है आवश्यकता है कुशल टेलर की, एक कुशल सेल्समैन की, एक कुशल कारीगर की। तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है, ये हम प्रत्यक्ष भर्ती, जो आपने कभी भी फैक्ट्री गेट के बाहर, किसी ऑफिस के बाहर, कहीं पर किसी शोरूम के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, वो प्रत्यक्ष भर्ती का ही एक उदाहरण है। क्लियर है आपको? हमें क्या समझना है, कैसी विधि है, किस तरह के कर्मचारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी विधि की तरफ चलते हैं, प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत क्या किया जाता है? देखिए, बहुत बार होता है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति जब कोई विशेष ट्रेनिंग करता है, या फिर फॉर एग्जांपल जब हमने भी कभी बीएड किया, तो बीएड करने के तुरंत बाद हमें सजेस्ट किया गया, हमें सलाह दी गई कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो भी स्कूल हैं वहाँ पर जाकर हम अपना रिज्यूमे जमा कराएं, और जब भी अगर कभी किसी स्कूल को आवश्यकता होगी तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, हम अपना रिज्यूमे जहाँ जहाँ स्कूल्स में देकर आए, तो वहाँ से कुछ समय के बाद में कॉल आई। वो पूछना चाहते थे कि क्या आप यहाँ पर नौकरी करने के इच्छुक हैं या नहीं है। तो जैसे ही आप कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करते हैं, उसके तुरंत बाद जहाँ जहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं, आप उन क्षेत्रों में, उन कंपनीज़ में जाकर अपना रिज्यूमे जमा करा सकते हैं। और ये ना सोचिए कि आप जो अपना रिज्यूमे जमा कराते हैं वो कंपनीज़ उसको ऐसे ही फेंक देती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक फ़ाइल बनाकर रखते हैं और उस फाइल में उन सारे रिज्यूमेस को वो रखते चले जाते हैं, और जब भी कभी उन्हें ज़रूरत पड़ती है
तो वो उन आवेदकों से संपर्क करते हैं। सबसे बड़ी बात, इसके लिए कंपनी को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। तो जो प्रतीक्षा सूची होती है, वेटिंग लिस्ट जो होती है, ये बहुत ही सस्ती विधि है। पर एक समस्या है कि हमेशा कंपनी या कोई भी संगठन केवल प्रतीक्षा सूची पर निर्भर नहीं कर सकता है। इसको अनियमित आवेदक भी कहा जाता है इन लोगों को। तीसरा है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर संगठन में जो वरिष्ठ पद होते हैं, यानी कि आमतौर पर उच्च स्तरीय प्रबंधक या मध्य स्तरीय प्रबंधकों के पदों को, पोस्ट को फिल करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है विज्ञापन का सहारा? क्योंकि विज्ञापन जो है वो हमें बहुत सारे विकल्प देता है, विस्तृत विकल्प उपलब्ध कराता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जब विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता है तो आप भर्ती के कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका आंसर आप देंगे विज्ञापन। तो विज्ञापन जब हमें विस्तृत विकल्पों की आवश्यकता है, आमतौर पर वरिष्ठ पदों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कमी क्या है, विज्ञापन में कमी क्या है? जैसे ही हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बहुत सारे आवेदन पत्र हमारे पास आ जाते हैं। एक तो हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इतने क्वालिफाइड लोग भी घर पर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से भी। और दूसरा, कभी कभी जो अयोग्य आवेदक होते हैं, वो एलिजिबल नहीं है उस पोस्ट के, उनके लिए भी, उनकी भी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है। तो उन आवेदनों की छटनी करना भी अपने में एक खर्चीली प्रक्रिया बन जाता है। और विज्ञापन थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है और स्रोतों की अपेक्षा। तो अगर हमें वरिष्ठ पदों के लिए चाहिए, विस्तृत विकल्प चाहिए, तो हम विज्ञापन का सहारा लेंगे। अगर हमें अशिक्षित, अप्रशिक्षित कर्मचारियों की ही आवश्यकता है, तो हम किसका सहारा लेंगे? प्रत्यक्ष भर्ती का सहारा लेंगे। चौथे भर्ती के स्रोत की तरफ चलते हैं। चौथा भर्ती का स्रोत है रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जो कि सरकार द्वारा खोले गए हैं। खास बात, ये रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा खोले गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देना, लेकिन इनके साथ कुछ समस्याएं भी हैं। किस तरह के कर्मचारियों के लिए है रोजगार कार्यालय? कुशल और अकुशल दोनों तरह के पदों के लिए रोजगार कार्यालयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार द्वारा संचालित होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो रोजगार कार्यालय होते हैं, ये जो कंपनी या जो भी संगठन है उनके और जो योग्य व्यक्ति हैं उनके बीच में कड़ी का काम करते हैं। कंपनी को बताते हैं या कंपनी इनको बताती है कि इनको आवश्यकता है, और ये लोगों को बताते हैं कि इन कंपनियों में आवेदन भरा जा सकता है। तो इस तरीके से, और साथ में कंपनीज को भी बताते हैं कि भाई ये लोग हैं जो आपके यहाँ पर नौकरी करने के लायक हैं। तो इस तरीके से रोजगार कार्यालय कंपनी, या हम कह सकते हैं संगठन और योग्य व्यक्तियों के बीच में कड़ी का काम करता है। समस्या क्या है इन सरकारी रोजगार कार्यालयों की या सरकार द्वारा संचालित रोजगार कार्यालयों की? कि ये अपडेटेड नहीं है, इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से अपडेट नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कमी रहती है। जैसे कि हम जब यहाँ पर रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराते हैं और जब हमारी नौकरी लग जाती है, तो उसके बाद हम भी जाके इनको नहीं बताते कि भाई हमारी, लेकिन अब क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो अब इनका अपडेट होना कंपैरेटिवली आसान हो गया है। भर्ती का पांचवा बाह्य स्रोत है स्थापना एजेंसियां या प्रबंध परामर्शदाता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा संचालित होते हैं। ये जो स्थापना एजेंसियां और परामर्शदाता है, ये निजी संगठन है। अब देखिए, निजी संगठन है, ये अपडेटेड भी होते हैं, तेजी से काम भी करते हैं, बस सेम टू सेम है। बस फर्क क्या है, ये सरकारी नहीं है और ये अपडेटेड है, कहानी बिल्कुल सेम है। कंपनी और प्रत्याशियों के बीच में या योग्य व्यक्तियों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। इनको बताते हैं कौन कौन लोग उपलब्ध हैं, इनको बताते हैं कौन कौन सी कंपनियां उपलब्ध हैं। स्थापना एजेंसियां या प्रबंध परामर्शदाता, जिसको कि बहुत बार मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी बोलते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, ये जो है आमतौर पर उच्च स्तर और मध्य स्तरीय जो पद होते हैं उनको भरने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी तक हमने भर्ती के बाह्य स्रोत के 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष भर्ती, नंबर 2 प्रतीक्षा सूची, नंबर 3 विज्ञापन, नंबर 4 रोजगार कार्यालय, नंबर 5 स्थापना एजेंसियां और प्रबंध परामर्शदाता। छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है हमारा विश्वविद्यालयों में भर्ती, रिक्रूटमेंट थ्रू कैंपस या कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि आईआईटीज होते हैं या आईआईएम्स होते हैं। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट मूवीज, जैसे उसके एंड में दिखाया गया कि इसे बाहर से कंपनीज आती हैं जो वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनके आखिरी साल में वहीं पर पढ़ते पढ़ते ही उनका अपॉइंटमेंट भी हो जाता है, सिलेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इन संगठनों में जाती हैं, इन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। वहाँ जाकर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं शैक्षणिक संस्थानों में,
उनका इंटरव्यू लेते हैं और वहीं से उनका सिलेक्शन होता है। अलग अलग कंपनीज के लोगो बना रखे हैं, किसका लोगो है, टाटा, रिलायंस, एयरटेल, गूगल और बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। अलग अलग एरियाज़ हैं। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में जा रहे हैं तो अलग अलग स्कूल्स जो हैं, बीएड कॉलेजेस जो होते हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों का इंटरव्यू लेकर वहीं पर उनका सिलेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल या फिर आईटी सेक्टर में नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। विश्वविद्यालयों में भर्ती से फ़ायदा क्या होता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, ज़्यादा होशियार और कम लागत पर कई बार उपलब्ध हो जाते हैं बच्चे। 7वां है कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा। कर्मचारियों द्वारा अनुशंसा का मतलब होता है, कंपनी जो है, जब कंपनी को किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, कोई पद खाली है, तो वो सबसे पहले अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनको एक मेल डालती है, उनको बताती है कि भाई हमारे संगठन में ये पोस्ट खाली है, अगर आपकी नज़र में कोई व्यक्ति उपलब्ध है तो आप उसको बुला सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसका इंटरव्यू लेंगे। अगर वो हमारे संगठन में सारी रिक्वायरमेंट्स को फिट करेगा तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और आपको पता है, इसके बदले में अगर उस कर्मचारी का बताया हुआ व्यक्ति सेलेक्ट होता है तो उसके बदले में उस कर्मचारी को भी, जिसने बताया, जिसने रेफरेंस दी, उस कर्मचारी को भी कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, कुछ पैसों के रूप में कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। तो कर्मचारी भी कोशिश करता है अपनी तरफ से कोई अच्छा ही आदमी बताने की, क्योंकि अगर मुझे बोला गया है कि आप रेफरेंस दीजिए किसी का, तो आप अच्छे व्यक्ति का रेफरेंस देंगे या खराब व्यक्ति का रेफरेंस देंगे? डेफिनेटली अच्छे व्यक्ति का रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगर आपने दिया खराब व्यक्ति का रेफरेंस तो कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो गर्दन तो आपकी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए क्या फ़ायदा होता है वर्तमान कर्मचारियों द्वारा सिफारिश करने से, कि यह एक अच्छा स्रोत है भर्ती को, मतलब लोगों को आमंत्रित करने का, और दूसरा विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि कोशिश करेगा वो जो व्यक्ति होगा कि कभी भी कोई गलत व्यक्ति को संगठन में ना घुसने दे। तो 7 पॉइंट्स हमने भर्ती के पढ़े हैं। 8वां, जॉबर एवं ठेकेदार। जॉबर एवं ठेकेदार बिल्कुल अर्धकुशल अकुशल कर्मचारियों के लिए, जैसे कहीं पर मजदूरों को रखना है तो ठेकेदार को बोलते हैं कि भाई कल 20 लोगों को ले आना, लेंटर डलना है, तो वो अपने आप ही उन 20 लोगों को लेके आ जाता है और काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब फटाफट बहुत सारे लोगों को लेके आना है, जो बिल्कुल अर्धकुशल अकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो आवश्यकता फटाफट पूरी हो जाती है। लेकिन समस्या क्या है, ठेकेदार जाता है तो उसके साथ साथ सारे मजदूर भी चले जाते हैं। ठेकेदार आता है तो सारे मजदूर आ गए, ठेकेदार ने अगर काम छोड़ के चला गया तो उसके साथ में वो सारे मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अकुशल और अर्धकुशल पदों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस आ गई अर्धकुशल और अकुशल के लिए, एक तो प्रत्यक्ष भर्ती और दूसरा जॉबर एवं ठेकेदार। तो दिमाग में रख सकते हैं, वरिष्ठ पदों के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे, विज्ञापन, दूसरा स्थापना एजेंसियां या परामर्शदाता। ये कई बार केस स्टडीज में आपसे पूछा जाता है। 9th पॉइंट, विज्ञापन एवं दूरदर्शन बिल्कुल आउटडेटेड तरीका है। पहले पुराने ज़माने में दूरदर्शन में आया करता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती थी, लोग देखा करते थे, वहाँ पर रोज़गार समाचार आते थे, उसमें से देखा करते थे अच्छा यहाँ पद खाली है, हम वहाँ पर आवेदन करें। अब ये सब चीज़ें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। क्यों? अभी तो इंटरनेट का ज़माना है। अब ये पॉइंट क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा था, इसलिए सिर्फ हमने डिस्कस किया, रेफ़र किया। आप इसका दूरदर्शन आप में से कितने लोग देखते हैं या हम में से कितने लोग देख पाते हैं, ये भी एक क्वेश्चनेबल पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है वेब प्रसारण। वेब प्रसारण में कंपनियां भी वहाँ से कर्मचारियों को ढूंढ सकती हैं और जो इच्छुक प्रत्याशी हैं वो कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से कंपनियां जो हैं प्रत्याशियों को ढूंढ सकती हैं और प्रत्याशी जो हैं वो कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको मालूम है, जहाँ पर कि भर्ती के लिए या तो कंपनीज कर्मचारियों को चूज कर सकती हैं, ढूंढ सकती हैं, या फिर प्रत्याशी कंपनियों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूर आपको कमेंट करना है। तो भर्ती के बाह्य स्रोत कितने हैं जो हमने पढ़े हैं? टोटल 10। कौन कौन से? प्रत्यक्ष भर्ती अकुशल कर्मचारियों के लिए, दूसरा प्रतीक्षा सूची, जब आप अपना रिज्यूमे दे के अगर उन्होंने फाइल में रख लिया, सस्ती विधि, पहली विधि भी सस्ती, ये भी सस्ती। तीसरा विज्ञापन, वरिष्ठ पदों के लिए विज्ञापन, फायदा विस्तृत विकल्प, समस्या बाढ़ आ जाती है। चौथा रोजगार कार्यालय, क्या समस्या? अपडेटेड नहीं है, सरकार द्वारा संचालित है लेकिन अपडेटेड नहीं है, हर तरह के कर्मचारी मिलते हैं। 5वां इनकी कमियों को पूरा करता हुआ स्थापना एजेंसियां, प्रबंध परामर्शदाता, बहुत बढ़िया है, उच्च स्तर और मध्य स्तर को भरने के लिए तो एकदम फर्स्ट क्लास। छठा विश्वविद्यालयों में गए, वहीं से हम उनको ढूंढ के लेके आ जाए, छात्रों को लेकर आ गए, अपॉइंट करवा लिया, फिर कर्मचारी ने बता दिया, कर्मचारी द्वारा अनुशंसा, अपने किसी मित्र को लेके आ गया, अपने किसी रिलेटिव को लेके आ गया। फायदा अच्छा है, विश्वसनीय है, सस्ता भी है। 8वां
जॉबर एवं ठेकेदार, ठेकेदार आया, मजदूर आए, ठेकेदार गया, मजदूर चले गए। फिर अर्धकुशल और अकुशल के लिए विज्ञापन और दूरदर्शन टोटली आउटडेटेड है, इसी का रिप्लेसमेंट है हमारे पास में वेब प्रसारण। और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पर कि प्रत्याशी अपना आवेदन भर सकते हैं या अपने लिए जॉब्स को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या रिवाइज करेंगे? बाह्य स्रोतों के लाभ और सीमाएं। थैंक यू।